हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। वीडियो के थंबनेल से पता लग ही गया होगा। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनकम टैक्स का नेक्स्ट चैप्टर, हाउस प्रॉपर्टी। अभी तक हमने सैलरी की रिवीजन कर ली, रेजिडेंशियल स्टेटस की रिवीजन कर ली। अब हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं 100% चार्ज के थ्रू। कौन सा? हाउस प्रॉपर्टी। अच्छी वेटेज है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ईजी चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिस ऑफ चार्ज की। कोई भी आपने हेड किया, उस सभी में बेसिस ऑफ चार्ज सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बेसिक पार्ट होता है। अब एक्चुअली में जो हाउस प्रॉपर्टी का बेसिस ऑफ चार्ज है वो है सेक्शन 22। सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग आप कह सकते हो बेसिस मतलब हाउस प्रॉपर्टी इनकम एक्चुअली में जो है वो एनुअल वैल्यू बेसिस पर चार्जेबल होती है। एनुअल वैल्यू बेसिस पर चार्ज होती है। प्रॉपर्टी की जो एनुअल वैल्यू होती है उसके बेसिस पर चार्जेबिलिटी होती है। उसके लिए दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है असेसी जो असेसी है, जो रेंट रिसीव कर रहा है, वो क्या होना चाहिए? ऑनर या डीम्ड ओनर होना चाहिए। असेसी जो है वो ऑनर या डीम्ड ओनर होना चाहिए। मतलब आपको पता है हाउस प्रॉपर्टी इनकम में सिर्फ रेंटल इनकम आती है। रेंटल इनकम चार्जेबल होती है अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। अब रेंटल इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी तभी होगी अगर असेसी मतलब जो रिसीव करने वाला पर्सन है, असेसी है, वो क्या होना चाहिए? ऑनर या डीम्ड ओनर। पहली शर्त जो तो ये है हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल के लिए। दूसरी क्या है? बिल्डिंग और लैंड अपार्टमेंट होना चाहिए। बिल्डिंग या लैंड अपार्टमेंट होना चाहिए। ठीक है, मतलब जहां से रेंट आ रहा है वो क्या होनी चाहिए? बिल्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, वो क्या होनी चाहिए? बिल्डिंग होनी चाहिए। जब ये दोनों शर्तें पूरी हो जाएंगी, दोनों कंडीशन पूरी हो जाएंगी, तो फिर क्या होगा? हाउस प्रॉपर्टी इनकम में रेंटल इनकम चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगी। अब मान लीजिए कोई असेसी, मान लीजिए सब लेटिंग की इनकम है, वो कहां पे चली जाएगी? अदर सोर्सेज में चली जाएगी, क्योंकि यहां पे असेसी ऑनर नहीं हुआ, ऑनर नहीं है, ना ही डीम्ड ऑनर है। दूसरा, अगर मैं ऑनर हूं या डीम्ड ऑनर हूं बट जो रेंट आ रहा है वो बिल्डिंग लैंड अपार्टमेंट से नहीं आ रहा, तो उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में भी हाउस प्रॉपर्टी में नहीं चार्जेबल होगी। मतलब ये दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए तभी इनकम चार्जेबल टू हाउस प्रॉपर्टी होगी। ठीक है जी, ठीक है सर। अब इसके बाद आते हैं कि ऑनर, तो हमें पता है ऑनर क्या है? जिसके नाम पे रजिस्ट्री होती है ना, जिसके नाम पे अपना बिल्डिंग होती है, लैंड बिल्डिंग होती है। ठीक है, अब डीम्ड ऑनर क्या है? चलिए पहले डीम्ड ऑनर समझेंगे। डीम्ड ऑनर क्या है? एक्चुअली में जो ऑनर नहीं है बट उसको माना जा रहा है कि ऑनर है। अब कौन कौन से सिचुएशन में डीम्ड ऑनर होता है असेसी? पहला क्या है? प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू स्पाउस या माइनर चाइल्ड। इंडिविजुअल ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी माइनर चाइल्ड को या स्पाउस को। इस केस में देखा जाए कागजों में तो, रिकॉर्ड में तो कौन है ऑनर? ऑनर तो कौन है? माइनर चाइल्ड या स्पाउस है। बट डीम्ड ऑनर कौन माना जाएगा? इंडिविजुअल। ठीक है जी। नंबर 2, इंडिविजुअल ने, ये अच्छा पॉइंट है, इंडिविजुअल ने ट्रांसफर किया कैश, किसको? स्पाउस को। ठीक है, और स्पाउस ने परचेज कर ली प्रॉपर्टी। अब इस केस में बेशक ऑनर कौन है? इस केस में ऑनर बेशक कौन है? ऑनर कौन है? जिसके नाम पे, स्पाउस के नाम पे प्रॉपर्टी है ना। पर कैलकुलेशन कहां पर की जाएगी? कैलकुलेशन इन द बुक्स ऑफ स्पाउस की जाएगी। और चार्जेबल किसके हो जाएगी? चार्जेबल हो जाएगी इंडिविजुअल के। ठीक है जी, चार्जेबल उसके हो जाएगी। ठीक है, इंडिविजुअल के। दूसरा, होल्डर ऑफ इंपार्टेबल स्टेट है। चौथा क्या है? प्रॉपर्टी हेल्ड बाय मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, एओपी। अब आपने एज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर के तौर पे कोई प्रॉपर्टी हेड करी हुई है, तो बेशक आपके नाम पे वो प्रॉपर्टी नहीं है, पर डीम्ड ऑनर आप ही माने जाओगे। ठीक है ना। प्रॉपर्टी जो मेंबर ने होल्ड की हुई है वो क्या माना जाएगा? डीम्ड ऑनर माना जाएगा। ठीक है। ए पर्सन हु हैज एक्वायर्ड प्रॉपर्टी अंडर ए पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी आपके नाम पे है। ठीक है, ठीक है, और आपने प्रॉपर्टी जो है वो अंडर ए पावर ऑफ अटॉर्नी रखी हुई है। अब ऑनर एक्चुअली में कोई और है, पर डीम्ड ऑनर आप माने जाओगे जिसके नाम पे पावर ऑफ अटॉर्नी है। ठीक है जी। इसके अलावा क्या है? एक प्रॉपर्टी अगर हमने ट्रांसफर करी है फॉर नॉट लेस देन 12 ईयर, मतलब एक्वायर्ड राइट, मतलब लीज कह सकते हो। लीज एग्रीमेंट के तहत आपने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है और वो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? लीज एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? और लीज कितने साल की है? 12 साल की है। तो जो लेसी है एक्चुअली में लेसर ऑनर होता है, बट लेसी जो है वो डीम्ड असेसी मान लिया जाएगा।
लेसी जो होगा वो डीम्ड असेसी मान लिया जाएगा। ठीक है जी, ये क्या हो गया आपका डीम्ड ओनर। चलिए उसके बाद हम चलेंगे अब कौन कौन से केसेस में कब कब हाउस प्रॉपर्टी इनकम एग्जम्प्ट होती है। ठीक है जी, ये कुल मिला के 7 केसेस हैं जहां पर हाउस प्रॉपर्टी इनकम एग्जम्प्ट होती है। पहला क्या है, फार्म हाउस से इनकम आई है, वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम आई है, वो एग्जम्प्ट हो जाएगी। एक्स रूलर के वन प्लेस से अगर हाउस प्रॉपर्टी इनकम आई है, एक्स रूलर क्या होता है, जो एक्स शासक था, है ना, और प्रॉपर्टी इनकम आई है लोकल अथॉरिटी से, उसको भी एग्जम्प्ट है। अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन को, वो भी एग्जम्प्ट है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को या हॉस्पिटल को रेंटल इनकम आई है, वो भी एग्जम्प्ट होगी। ट्रेड यूनियन को रेंटल इनकम आई है, या पॉलिटिकल पार्टी को, या फिर प्रॉपर्टी हेल्ड की गई थी किस लिए, चैरिटेबल पर्पस के लिए, इन सभी केसेस में हाउस प्रॉपर्टी इनकम क्या हो जाएगी, एग्जम्प्ट हो जाएगी। ठीक है जी बच्चों, एक चीज और, इसके जो नोट्स हैं, इसके जो अपना पीडीएफ जो है, आपको चार्ट्स की जो पीडीएफ है, ये आपको हमारी केसीसी टूल की ऐप में मिल जाएंगे। ठीक है, अभी तक मैंने अपलोड नहीं किए हुए थे, जो तीनों चैप्टर हैं लास्ट, उसके मैं आपको केसीसी टूल की ऐप में आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप देख के आप यहाँ पर वीडियो लेक्चर जो है वो पढ़ सकते हो अच्छे से। ठीक है, स्टडी कर सकते हो। ठीक है, जो बच्चे जिन्होंने अभी तक अपना इंस्टॉल नहीं करी हुई, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या फिर अपना गूगल पे जाके प्ले स्टोर में जाके आप सर्च कीजिए, या एप्पल स्टोर में जाके सर्च कीजिए केसीसी टूल, तो आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है जी, अब अनरियलाइज्ड रेंट पे आने से पहले हम करेंगे परफॉर्मा। परफॉर्मा किस चीज का, हाउस प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट करने का। अब चलिए, अब हम आ गए हैं प्रैक्टिकल पे। ठीक है, अब सबसे पहले क्या होता है हाउस प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट करने का परफॉर्मा क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसमें से हम माइनस क्या करते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस, वो क्या आ जाता है एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू, उसमें से हम डिडक्शन लेस करते हैं सेक्शन 24 की। दो डिडक्शंस होती हैं, एक होती है स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% ऑफ एनएवी। ये क्या चीज है, ये है डिडक्शन है जो हमारी एक्चुअली में जो खर्चे, आप जब किराए पे देते हो मकान तो कुछ खर्चे तो होते ही हैं, अब उस खर्चे के लिए डिडक्शन क्लेम होती है। ठीक है, उस खर्चे वो आप ये नहीं बोल सकते मेरी रिपेयर का खर्चा इतना हो गया उतना हो गया, उन्होंने फ्लैट 30% डिडक्शन दे दी, आपके द्वारा जो खर्चे हुए हैं उसको वो कुछ नहीं बोलेंगे, मानेंगे ही नहीं। ठीक है, कंसीडर इग्नोर कर देंगे। ठीक है, आपने कहा कि ये खर्चा हो गया, लिफ्टिंग का खर्चा हो गया, लिफ्ट चार्जेस वगैरह का हो गया, अपना वॉचमैन का हो गया, इग्नोर, टोटली इग्नोर। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ खर्चा क्या होगा 30% एनएवी का, एनएवी का 30% खर्चा अलाउ एज रिडक्शन हो जाएगा, बाकी कोई खर्चा नहीं होगा। इसके अलावा सिर्फ एक खर्चा है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल वो क्या हो जाएगी अलाउड एज डिडक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब एक एक करके हम तीनों स्टेप पे चलते हैं, सभी स्टेप फॉलो करते जाएंगे। सबसे पहले हमारा पहला पॉइंट क्या है जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये 3 स्टेप होते हैं, जीएवी तक पहुंचने के लिए 3 स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा। पहला स्टेप क्या है, म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू या फेयर रेंटल वैल्यू व्हिचएवर इज हायर, म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू या फेयर रेंटल वैल्यू व्हिचएवर इज हायर, इन दोनों में से जो हायर वैल्यू होगी वही स्टेप 1 का आंसर होगा। अब उसके बाद हम पहुंचेंगे दूसरे स्टेप पर। दूसरे स्टेप में क्या होगा, स्टेप 1 का जो आंसर आया म्युनिसिपल रेंटल और फेयर रेंटल वैल्यू में जो हायर वैल्यू होगी उसका हायर, या फिर स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट होता है उसमें स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू बताई होती है, तो उन दोनों का व्हिचएवर क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा। तो ये जो आंसर आएगा वो क्या आएगा ईआरवी। ईआरवी क्या होता है एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू, एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। ठीक है जी, ईआरवी। अब स्टेप 3, स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, ईआरवी को कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट रिसीवेबल के साथ, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। अब देखिए, ये ध्यान से सुनिएगा, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। अब रिसीवेबल में से आप क्या करोगे माइनस, पहले आप माइनस करके देखोगे वैकेंसी, वैकेंसी आप माइनस करोगे। ठीक है, अब मान लीजिए वैकेंसी आपने माइनस करी, वैकेंसी माइनस करने के बाद आपका अमाउंट अभी भी हायर आ रहा है, अभी भी आपका अमाउंट हायर आ रहा है, तो आप क्या करोगे ईआरवी और ये जो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड हुआ है आफ्टर वैकेंसी
माइनस कर विच एवर इज हायर ले लोगे, उसमें से फिर करोगे लेस अनरियलाइज्ड रेंट, उसमें से लेस करोगे अनरियलाइज्ड रेंट। ठीक है जी, समझ रहे हो, विच एवर इज हायर लेके। अब मान लीजिए ये वैकेंसी लेस करने से पहले ही, वैकेंसी लेस करने से, अब मान लीजिए इन दोनों को लेस करने के बाद, सॉरी पहले लेस करने के बाद की बात करते हैं, इसको लेस करने के बाद आपका आंसर कितना आ गया, ये आ गया लेस आ गया, जो एक्चुअल रेंट रिसीव है वो क्या आ गया, वो आ गया लेस देन ईआरवी। तो अब क्या करोगे, ये क्या आ गया, लॉस ड्यू टू वैकेंसी आ गया, लॉस ड्यू टू वैकेंसी आ गया। तो इस केस में आप लीस्ट वैल्यू ही उठा लोगे, ये वाली वैल्यू ही उठा लोगे, फिर बाद में माइनस करोगे अनरियलाइज्ड रेंट, बाद में माइनस करोगे अनरियलाइज्ड रेंट। ठीक है, दूसरा केस। तीसरा और लास्ट केस क्या है, अगर वैकेंसी लेस करने से पहले ही, वैकेंसी लेस करने से पहले ही ये जो अमाउंट है आपका रिसीवेबल अमाउंट है वो ईआरवी से क्या आ गया, ईआरवी से कम आ गया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये क्या है, लॉस ड्यू टू अदर फैक्टर, लॉस ड्यू टू अदर फैक्टर बोलते हैं इसे। ठीक है, लॉस ड्यू टू अदर फैक्टर बोलते हैं। तो अब क्या करोगे, ईआरवी को ही कंसीडर कर लोगे, ईआरवी से माइनस क्या कर दोगे, ईआरवी इज इक्वल टू जीए ग्रॉस जीएवी माइनस क्या कर दोगे अनरियलाइज्ड रेंट। अगर लॉस ड्यू टू अदर फैक्टर है, मतलब आपका जो एक्चुअल एंड रिसीवेबल है वो ईआरवी से ही बिलो चला गया, तो आप विच एवर इज हायर ले लोगे, विच एवर इज हायर कौन सा हो जाएगा, ईआरवी वाला, उसमें से माइनस कर दोगे अनरियलाइज्ड रेंट। ठीक है जी, उसमें से माइनस कर दोगे अनरियलाइज्ड रेंट। ठीक है जी, ये फंडा था तीसरे स्टेप का, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था। ठीक है, अब ये आपका आ गया जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है जी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू दोबारा देख लीजिए क्या था, 3 पॉइंट थे, एक तो सिंपल था, सिंपल वाले में मतलब जहां पे वैकेंसी नहीं है मान लीजिए, उसमें तो क्या हो जाएगा, उसमें तो ईआरवी और एक्चुअल रेंट रिसीवेबल रिसीव्ड विच एवर इज हायर आ जाएगा, फिर बाद में आप अनरियलाइज्ड रेंट लेस कर दोगे, बाद में अनरियलाइज्ड रेंट लेस कर दोगे। उसके बाद दूसरा क्या है, मान लीजिए वैकेंसी लेस करने के बाद, वैकेंसी लेस करने के बाद आपका जो आंसर आया वो कम था, किससे, ईआरवी से कम था। ठीक है, मतलब पहले तो ज्यादा आ रहा था एक्चुअल एंड रिसीवेबल, बाद में लेस करने के बाद क्या हो गया, कम हो गया। तो इस केस में आप लोग क्या करोगे, इस केस में लीस्ट वाला ही ले लोगे, फिर उसमें से अनरियलाइज्ड रेंट लेस कर दोगे। तीसरा केस क्या था, अगर आपका रिसीवेबल पहले ही वैकेंसी लेस करने से पहले ही क्या आ रहा है, ईआरवी से कम आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ईआरवी को कंसीडर करोगे, माइनस करोगे ईआरवी माइनस अनरियलाइज्ड रेंट, तो फिर वो आ जाएगा जीएवी। ठीक है जी, अब ये अनरियलाइज्ड रेंट क्या है, वैकेंसी तो पता लग गया कि मकान इतने महीने खाली रहा, उसको हम वैकेंसी बोलते हैं। एक्चुअली में अनरियलाइज्ड रेंट क्या होता है, जो रेंट एक्रू हो चुका था बट किराएदार ने पे नहीं किया, रेंट एक्रू हो चुका था बट किराएदार ने पे नहीं किया, दैट इज अनरियलाइज्ड रेंट, अनरियलाइज्ड रेंट। ठीक है, अब अनरियलाइज्ड रेंट कब आपको अलाउड होगा एज ए डिडक्शन, चलिए अब समझते हैं। कुछ कंडीशंस हैं, ये 5 कंडीशंस होंगी अनरियलाइज्ड रेंट की, अगर आपने ये 5 कंडीशन फुलफिल कर दी तो अनरियलाइज्ड रेंट एज ए डिडक्शन आपको अलाउड हो जाएगा। वो क्या है, टेनेंसी बोनाफाइड होनी चाहिए, नंबर 2 जो किराएदार है उसने मकान खाली कर दिया है, दूसरा जो किराएदार है मकान मालिक का मतलब असेसी का कोई और घर ऑक्यूपाई करके नहीं बैठा हुआ, किराएदार जो है असेसी का कोई और मकान ऑक्यूपाई करके नहीं बैठा हुआ। नंबर 4 मकान मालिक ने डिफॉल्टिंग टेनेंट नहीं है, ऑनर, डिफॉल्टिंग एक्चुअली ऑनर ने क्या है, नेसेसरी स्टेप ले लिए हैं मकान को खाली करवाने के लिए। ठीक है, और असेसी ने क्या किया है, रियलाइज रेंट करने के लिए, रेंट रियलाइज करने के लिए, पैसा रिकवर करने के लिए नेसेसरी जो स्टेप्स थे वो भी ले लिए हैं। ठीक है, जो भी लीगल एक्शन लेना था वो उसके अगेंस्ट ले लिया है। सब कुछ करने के बाद वो क्या है, रेंट नहीं आया, तो फिर क्या होगा, आपको अनरियलाइज्ड रेंट की डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है जी, अनरियलाइज्ड रेंट की डिडक्शन मिल जाएगी। ये तो हो गया जी जीएवी का पूरी कहानी हो गई। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे आता है और इसमें जो जो पॉइंट थे वैकेंसी का, अनरियलाइज्ड रेंट का, वो सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या था, म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल टैक्सेस जो है एक्चुअली में
पेड बेसिस पर अलाउड होते हैं। म्युनिसिपल टैक्सेस एक्चुअली जो होते हैं वो पेड बेसिस पर अलाउड होते हैं, ठीक है। जितने मान लीजिए पिछले चाहे आपने 20 साल के पे करे, सारे के सारे अलाउड हो जाएंगे सेम ईयर में। अगर इस साल पे करे हैं तो सारे अलाउड हो जाएंगे। हाँ, एडवांस जो पे मतलब अगले साल का म्युनिसिपल टैक्सेस आपने इसी साल पे कर दिया, वो अलाउड नहीं होगा, वो इस साल अलाउड नहीं होगा, ठीक है जी। जो म्युनिसिपल टैक्सेस अगले साल के होंगे वो अलाउड नहीं होंगे, ठीक है जी। इसमें एक और है, नोट लिख लीजिए, जो म्युनिसिपल टैक्स जो ऑनर ने पे करने चाहिए, म्युनिसिपल टैक्सेस शुड बी पेड बाय ऑनर, ठीक है जी। कौन पे करे? ऑनर को पे करने चाहिए, ठीक है जी, तभी अलाउड होंगे, अदरवाइज नहीं अलाउड होंगे। एडवांस बेसिस पर नहीं अलाउड होंगे। पिछले साल के जितने मर्जी के अभी आप इस साल पे कर दो, इसी साल पे कर दो, अलाउड हो जाएगा जी, पूरा अलाउड हो जाएगा, ठीक है जी। ये हो गया हमारा म्युनिसिपल टैक्सेस भी हो गया। अब उसके बाद म्युनिसिपल टैक्सेस के बाद क्या आता है, ठीक है, ये आपका क्या आ गया? एनएवी, इसको बोलते हैं नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू में से क्या लेस करेंगे? सैलरी डिडक्शन। जो ये आएगा ये तो सिंपल 30% होगा किसका? डिडक्शन एनएवी का, ठीक है जी, इसमें तो कोई पॉइंट नहीं है। अब अगला आता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। जो मकान कंस्ट्रक्शन के लिए, एक्विजिशन के लिए या रिपेयर के लिए लोन लिया आपने, उसके लिए डिडक्शन कैसे मिलेगी, कितनी मिलेगी? चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल जो है हम लोग किसके लिए बोरो करते हैं? या तो फिर जो किराए पे मकान दे रखा है उसके लिए, या तो फिर जो हम खुद सेल्फ ऑक्युपाई करके बैठे हैं उसके लिए। उसके लिए डिडक्शन मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। जो लेट आउट प्रॉपर्टी है उसके लिए जितना भी आप इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पे करो, लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करो, सारा का सारा अलाउड एज डिडक्शन है, ठीक है जी। उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, जितना मर्जी पे करो, फुली 100% अलाउड है। नंबर 2, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के लिए आपको अगर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल आपने इंटरेस्ट पे किया है लोन के लिए, ठीक है, तो उसके लिए 2 लिमिट होती है। एक होती है 2 लाख रुपए की लिमिट, एक होती है 30,000 रुपए की लिमिट। एक होती है 2 लाख रुपए की लिमिट, एक होती है 30,000 की। अब 2 लाख की लिमिट कब होगी? 2 लाख कब आपको अलाउड होगा? मैक्सिमम मतलब इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 2 लाख रुपए होगा। ये कब होगा? अगर ये सारी शर्तें पूरी हो जाएं। ये कोई कंडीशन नहीं है देखा जाए तो। लोन लिया है किसके लिए? सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के लिए। नंबर 2, लोन किसके लिए लिया है? एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, आरएचपी की कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन के लिए लिया है। नंबर 2, लोन लिया है ऑन और आफ्टर 1499, लोन लिया है ऑन और आफ्टर 1499, और कंस्ट्रक्शन जो है वो 5 साल के अंदर अंदर खत्म हो गई है, कंस्ट्रक्शन 5 साल में कंप्लीट हो गई है। जब ये तीनों कंडीशन में देखा जाए, लोन लिया है कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन के लिए, लोन लिया है ऑन और आफ्टर 1499, और 5 साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई अगर कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, तो आपको 2 लाख रुपए तक की लिमिट अलाउड होगी। अब अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन टूटी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, तो फिर कितना हो जाएगा? सीधा ही 2 लाख से 30,000 रुपए की डिडक्शन आपको मिलेगी, इफ एनी कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है जी। अब इसमें आता है कि ये जो 2 लाख की लिमिट है ना, इसमें 2 इंटरेस्ट अलाउड, 2 इंटरेस्ट होते हैं, हो सकते हैं, ये होते हैं, ठीक है। एक होता है प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, एक पोस्ट कंस्ट्रक्शन। मतलब एक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले का इंटरेस्ट होता है, एक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद का इंटरेस्ट होता है। जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद वाला इंटरेस्ट है वो तो जिस साल पे किया उसी साल अलाउड हो जाएगा, जिस साल इंटरेस्ट पे किया उसी साल अलाउड हो जाएगा, सेम ईयर में, सब्जेक्ट टू द लिमिट ऑफ कितना? 2 लाख रुपए, ठीक है। प्री कंस्ट्रक्शन और पोस्ट कंस्ट्रक्शन तो सारा का सारा उसी साल में अलाउड हो जाएगा जिस साल आपने पे किया है, ठीक है। और जो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे, जितना भी वो आएगा, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करेंगे। जितना भी अलाउड होगा वो जितना भी बनेगा, मान लीजिए 2 लाख रुपए बन गया प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, उसको डिवाइड बाय हम क्या कर देंगे? 5, मतलब 5 किस्तों में अलाउड हो जाएगा। जिस साल कंस्ट्रक्शन खत्म हुई है उस फाइनेंशियल या प्रीवियस ईयर से अलाउड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। जैसे मैंने बोला 2 लाख रुपए बना, तो 2 लाख डिवाइड बाय 5 करोगे, कितना हो गया? 1 साल का 40,000 रुपए। 40,000 रुपए जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है उस साल, बाकी अगले 4 साल 40 4 बार चलता रहेगा, ठीक है जी। पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट 5 किस्तों में अलाउड हो जाएगा, एक इस साल, अगली 4, ठीक है।
अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट को। अब प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट जो है वो डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन, मान लीजिए डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितनी है, 1 दिसंबर 16 है, ठीक है, 1 दिसंबर 16 है। और डेट ऑफ लोन कितना है, ये मान लीजिए 1 जनवरी 17 है, ठीक है, 1 जनवरी 17 है। तो क्या होगा, आप लोग क्या ले लोगे, आप इंटरेस्ट तो कब से शुरू होगा, जब से लोन लिया है ना, तो विच एवर इज लेटर, 1/1/17 से अब लोन का मीटर शुरू हो जाएगा, इंटरेस्ट का मीटर शुरू हो जाएगा। अब कौन सी डेट तक, अब मान लीजिए कंस्ट्रक्शन खत्म कब हुई है, कंस्ट्रक्शन खत्म मान लीजिए हुई है 31 मई 2021 को, 31 मई 2021 को। इससे पिछला 31 मार्च कौन सा है, इससे पिछला 31 मार्च है 31 मार्च 2021। अब इस पीरियड का आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। अब ये देखा जाए कंस्ट्रक्शन खत्म कब हुई, कंस्ट्रक्शन खत्म होगी प्रीवियस ईयर 21-22 में, प्रीवियस ईयर 21-22 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इस पीरियड का जितना भी 1/1/17 से लेकर 31 मार्च 21 तक, ठीक है जी, 17, 18, 19, 20, ठीक है जी, 5 साल के अंदर अंदर खत्म होगी कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। तो हाँ, 5 साल के अंदर अंदर खत्म हो गई, तो इसका मतलब अलाउड हो जाएगा, ठीक है, 2 लाख रुपए तक जितना भी इंटरेस्ट बनेगा इस पीरियड का, ठीक है, जो भी इंटरेस्ट बनेगा उसको आप क्या कर दोगे, डिवाइड बाय 5 कर दोगे, ठीक है। अब देखा जाए 31 मई 2021 तक का इंटरेस्ट तो प्री वाला चला गया। अब 1 अप्रैल 21 से जो इंटरेस्ट बनेगा उसको आप क्या बोल दोगे, पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट बोल दोगे, पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट बोल दोगे, ठीक है जी। ये क्या हो जाएगा, सेम ईयर में अलाउड हो जाएगा, ठीक है जी। इस तरीके से प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट होगा। अब आपको जो टोटल दिखना है ना 2 लाख रुपए, वो प्री प्लस पोस्ट दोनों की जो अमाउंट बनेगी उन दोनों को मिला के 2 लाख रुपए या 30,000 की लिमिट देखनी है, उन दोनों को मिला के 2 लाख या 30,000 की लिमिट देखनी है, ठीक है जी। ये आपका क्या हो गया जी, ये आपका इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल भी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज और है, वो है अगर आपके पास 2 से ज्यादा रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है और वो आप सारी ऑक्यूपाई करके बैठे हुए हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है। मान लीजिए 3 आपके पास रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, आप तीनों की तीनों सेल्फ ऑक्यूपाई करके बैठे हुए हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड माननी पड़ेगी और एक आपको डीम टू बी लेट आउट माननी पड़ेगी, डीम टू बी लेट आउट, ठीक है जी, एक आपको लेट आउट माननी पड़ेगी। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें केसेस बनाने पड़ेंगे, 3 केसेस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। पहले में आप पहले वाले को लेट आउट मान लोगे, दूसरे तीसरे को सेल्फ ऑक्यूपाई, फिर दूसरे केस में दूसरे वाले को सेल्फ ऑक्यूपाई मान लोगे, बाकी 2 को लेट आउट, सॉरी दूसरे को लेट आउट मान लोगे, बाकी 2 को सेल्फ ऑक्यूपाई, फिर तीसरे में तीसरे वाले को सेल्फ ऑक्यूपाई और लेट आउट मान लोगे, पहला दूसरा लेट आउट हो जाए और सेल्फ ऑक्यूपाई हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों में से जिसकी इनकम कम होगी, तीनों केसेस में जिस केस में इनकम लीस्ट होगी उसको वो क्या हो जाएगा, वो केस चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इक्वल नंबर ऑफ केसेस क्रिएट करेंगे, जितने आरएसपी है उतने, ठीक है। और दोनों में है ना, इसमें हर केस में क्या करेंगे, दो क्या मानेंगे, सेल्फ ऑक्यूपाई बाकी लेट आउट, 2 सेल्फ ऑक्यूपाई बाकी लेट आउट, ठीक है ना। तो इस तरीके से जब अगर आप 2 से ज्यादा आरएसपी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एक को मतलब 2 को सेल्फ ऑक्यूपाई, बाकियों को डीम टू बी लेट आउट लेना पड़ेगा। अब एक लास्ट पॉइंट है रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट, जो रह गया था, ठीक है। रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट एंड एरियर ऑफ रेंट, है ना, सेक्शन 25A। इसमें क्या होता है, जितना भी आपको एरियर ऑफ रेंट रिसीव हुआ है, एरियर ऑफ रेंट रिसीव हुआ है या अनरियलाइज्ड रेंट था पास्ट ईयर का जो भी रिसीव हुआ है, उसमें से आप माइनस करोगे 30% की डिडक्शन, 30% की डिडक्शन माइनस करोगे तो वो आपका क्या आ जाएगा, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए एक कंडीशन ये होती है कि आपको जो भी जो असेसी को रिसीव हुआ है रेंट, चाहे उस समय वो प्रॉपर्टी का ओनर था चाहे नहीं था, पर वो टैक्सेबल अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी
हो जाएगा। ठीक है जी, ये था बच्चों हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की सभी प्रोविजन की एक क्विक रिवीजन चार्ट के थ्रू। जो बच्चे अभी भी हमारे चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा बच्चों। और अगर आपको पसंद आए कमेंट जरूर करिएगा कैसी लगी आपको वीडियो। ठीक है, कैसी अच्छी आपकी रिवीजन हो रही है कि नहीं हो रही, और अगर अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू बच्चों।